नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अगर बुनियाद कमज़ोर हो, नींव कमज़ोर हो, तो उसके ऊपर जितनी भी मजबूत इमारत खड़ी कर दी जाए, उसका गिरना तय होता है। अब महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, या यूं कहें मोदी और शाह साहब की जो सरकार है, उसकी नींव भी, उसकी बुनियाद भी बेहद कमजोर थी और गिरना तय था। और शायद अब गिरने का वक्त आ गया है। अब एकनाथ शिंदे जो आजकल हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर दो लोग, मोदी और शाह, इनकी गोद में बैठे हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में 3 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तारीख 1 25 अक्टूबर, उसके बाद 26 अक्टूबर और उसके बाद 30 अक्टूबर 2023। ये तीनों तारीखें एकनाथ शिंदे के लंबे कैरियर में, पॉलिटिकल कैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है, उस पर मैं पर्दा हटाऊंगा, लेकिन पहले असली खबर है। अब असली खबर कहिए या असली सवाल कहिए, और सवाल सबसे बड़ा यह है कि एकनाथ शिंदे का क्या होने वाला है। क्या एकनाथ शिंदे अब चंद दिनों के मेहमान हैं? और क्या हम ये मान लें कि महाराष्ट्र इंडियाज रिचेस्ट स्टेट, यूपी के बाद जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, क्या महाराष्ट्र में मोदी और शाह का द एंड हो रहा है? पिक्चर का द एंड होने जा रहा है। अब दोस्तों, खुलासा तो मैं करूंगा और पर्दे भी हटाऊंगा अपने एक्सपर्ट्स की मदद से, लेकिन मैं आपसे चंद सेकंड की मोहलत चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पूरे मामले को, पूरे एपिसोड को रिकैप कर लूं, रिवाइंड करके आपके सामने रख दूं चंद सेकंड में। और यह एपिसोड शुरू होता है पिछले साल 2022 में। तारीख थी 30 जून, जिस दिन एकनाथ शिंदे का राज तिलक हुआ। अब राज तिलक तो हो गया, लेकिन राज तिलक से पहले वो कई गलतियां कर गए। जिस तरह से उन्होंने पार्टी तोड़ी, जिस तरह से ईडी का ऑपरेशन अमित शाह ने किया, मोदी ने किया, जिस तरह से बागियों को इकट्ठा किया गया होटल दर होटल के बाद, और जिस तरह से मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, बहुत सी गलतियां हुई। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ का कहना है कि पार्टी तोड़ने का तरीका और शपथ लेने का तरीका गलत था। जी हां, इस देश का सबसे बड़ा जज कह रहा, मैं नहीं कह रहा, जज साहब कह रहे हैं, देश के सबसे बड़े जज, पार्टी तोड़ने का तरीका गलत था, शपथ लेने का तरीका गलत था। मोदी और शाह साहब का खेल, वो भी गलत ही था। अब दोस्तों, सच तो ये है, या यूं कहें ऑफ द रिकॉर्ड जो असली बात है वो ये है कि 30 जून 2022 से ये सरकार ऐसे ही चलती रही, सेटिंग से चलती रही। सरकार गैर कानूनी थी, लेकिन चलती रही, सिस्टम चलाता रहा। 9 नवंबर 2022 को एक शख्स आता है जिसका नाम चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ होता है। वो इस सिस्टम को हिला देता है। वो कहता नहीं, ये जो सरकार है कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, कहीं ना कहीं गवर्नर ने गलती की, और अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो मैं आज उनको वापस कुर्सी पे बैठा देता। और तब चंद्रचूड़ साहब ने मई में कहा, इसी साल, कि स्पीकर साहब इस मामले पर फैसला करिए। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का आरोप है शिंदे पर, उन्होंने जिस तरह से कानून को, नियमों को ताक पर रखा है और वो मुख्यमंत्री बने, इस पर फैसला दीजिए। दोस्तों, फिर तारीख पर तारीख लगी, सब्र का बांध जब टूटा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, अब मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूं, और इस डेडलाइन के मुताबिक आप 30 अक्टूबर तक फैसला लेंगे शिंदे पर। और इसीलिए मैंने कहा कि अब 3 तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं शिंदे के लिए। 3 डेट्स शिंदे के कैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, जो शिंदे पिछले साल, 1.5 साल से बचते चले आ रहे हैं, सेटिंग से चलते चले आ रहे हैं, उन्हें अब 25 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को दस्तावेज सौंपने होंगे अपने डिस्क्वालिफिकेशन के। वो बेगुनाह है या गुनाहगार है, ये तय होना है। और केस उनका कमज़ोर है, जैसा कि अदालत की कार्रवाई से पता लगता है। 25 अक्टूबर दस्तावेज देने, और 26 अक्टूबर से स्पीकर सुनवाई शुरू करेंगे कि शिंदे को डिस्क्वालीफाई किया जाए या ना किया जाए। और 30 अक्टूबर इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि चीफ जस्टिस साहब स्पीकर ने जो जो फैसले लिए उसका रिव्यू करेंगे 30 अक्टूबर। जो कुछ हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब दोस्तों, अगर चंद्रचूड़ साहब की अदालत में जो कार्रवाई हो रही थी शिंदे के मामले को लेकर, उसको अगर हम गौर से सुने और समझें तो एक बात साफ है कि शिंदे की सरकार बेहद कमज़ोर है, उसकी बुनियाद बेहद कमज़ोर है। बहुत से गैरकानूनी तरीके से वहाँ काम हुए हैं, आप कह सकते हैं बैसाखियों पे चल रही है। और ये सरकार अगर फैसला लिया स्पीकर ने तो चांसेस हैं कि शिंदे की सरकार गिर जाएगी, शिंदे कुर्सी से उतार दिए जाएंगे। अब अगर शिंदे कुर्सी से उतरते हैं, शिंदे जाते हैं, तो जैसा कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह और मोदी, उनका माइंड ये कहता है, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो ये कहती है कि यहाँ पर विधानसभा भंग करा दो, अजीत पवार को शिंदे की जगह मुख्यमंत्री मत बनाओ। इसलिए मत बनाओ क्योंकि अजीत पवार पर अब मोदी जी को भरोसा नहीं है। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में सरकार चली जाए, महाराष्ट्र की विधानसभा भंग हो जाए। अब अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भाजपा पर एक बहुत गहरा संकट है, भाजपा की को क्रेडिबिलिटी का संकट है, साख का संकट है, और कहीं ना कहीं जो पब्लिक सिंपैथी है वो फिर शरद पवार के साथ होगी, उद्धव ठाकरे के साथ होगी। क्योंकि शिंदे की सरकार जब जाएगी तो दीवार पर एक इबारत बहुत क्लियर होगी कि ये सरकार गैर कानूनी थी, ये सरकार गलत थी। एडवांटेज उद्धव ठाकरे, शरद पवार। आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो 48 सीटें लोकसभा की, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें, ये 48 सीटें जो मोदी जी ने दोनों बार 2014 और 2019 में थोक के भाव जीती महाराष्ट्र में, 41 सीट जीती 14 में, 41 सीट जीती 19 में। जहां से थोक की भाव सीटें जीती वहीं मोदी सबसे कमज़ोर ज़मीन पर खड़े। यानी आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चंक सीट का, एक बहुत बड़ी संख्या, आप कह सकते हैं कि थोक के भाव सीटें मोदी के हाथ से निकल सकती। और अगर 48 सीटें खटाई में पड़ती हैं महाराष्ट्र में मोदी जी की, अगर वो 10 जीतते हैं, 12 जीतते हैं, 14 जीतते हैं, सवाल है कि फिर 2024 में फाइनल का क्या होगा। अगर महाराष्ट्र ही कमज़ोर पड़ जाए तो फिर मोदी जी का 24 में क्या होगा। अब दोस्तों, सच तो यह है कि मोदी जी के लिए बिहार में भी मुसीबत है, जहाँ नीतीश कुमार सामने खड़े, तो बिहार भी फंसा हुआ है, बंगाल भी फंसा हुआ है, जहाँ इस बार मोदी जी को 18 सीटें नहीं मिलनी है। फंसा तो कर्नाटक भी है, जहाँ बुरी तरह मोदी जी हारे, और सबसे बुरी तरह महाराष्ट्र फंस गया है। होने क्या जा रहा है? क्या वाकई 2024 में महाराष्ट्र मोदी जी के लिए बुरी खबर लेके आ रहा है? क्या द एंड जो है वो महाराष्ट्र से ही शुरू हो रहा है? एक बार एक्सपर्ट से सेकंड ओपिनियन चाहते हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है 2024 को लेकर, क्योंकि यहीं पर कहीं ना कहीं मोदी मात खा सकते हैं। तो वाकई अगर महाराष्ट्र हाथ से निकलता है, महाराष्ट्र में द पिक्चर एंड होती, द एंड होती है महाराष्ट्र में, तो 24 में क्या होने जा रहा है? हम सीधे चलेंगे एक्सपर्ट के पास, और आज 3 एक्सपर्ट हैं। जावेद अंसारी हैं, 40-45 साल का तजुर्बा है, पॉलिटिकल एडिटर रहे कई बड़े अखबारों में, वो होंगे हमारे साथ। मुंबई से सुधीर सूर्यवंशी होंगे, पल पल की जो जानकारी देते रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से, वो हमारे साथ होंगे। और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव कि कहाँ गच्चा खा गए मोदी, कहाँ गलती कर गए अमित शाह। और ये सब कुछ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पिक्चर 2024 की बड़ी पिक्चर बता रही है, जाहिर कर रही है। सुधीर जी, पहला सवाल कि क्या 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को, कुछ दिन बाद हम ये मान लें कि एकनाथ शिंदे की उल्टी गिनती शुरू हो रही है? अंग्रेजी में काउंटडाउन कहते हैं। दीपक जी, बिल्कुल, काउंटडाउन हैज ऑलरेडी, इट हैज ऑलरेडी बिगन। और दूसरी बात है, हम अंग्रेजी में कहते हैं कि टाइटनिंग द ग्रिप। जैसे आदमी का कोई एक फंदा रहता है, जैसे वो टाइट होते जाता है, वैसे वैसे फंदा कसता जा रहा है। हाँ, तो वैसी सिचुएशन महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में अभी है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स एक रोलर कोस्टर की तरह है। कभी बहुत ही अप्स एंड डाउन महाराष्ट्र ने और पूरे इंडिया ने 2019 के बाद में देखे हैं। यही जो सेना के जो एमएलए है, उनके डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के बारे में भी
मई में सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट दिया था, ऑर्डर पास किया था। उसके बाद में जो महाराष्ट्र के सदन के जो स्पीकर है राहुल नार्वेकर जी, उनमें काफी डिले कर रहे थे। उसके बाद में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में गए, बाद में कोर्ट ने काफी फटकारे लगाए। बाद में अभी नार्वेकर जी बोल रहे हैं कि ये जो डिले हो रहा है वो उद्धव ठाकरे गुट की वजह से हो रहा है, लेकिन उनके बाद में उन्होंने अभी एक डेडलाइन भी फिक्स कर दी है शिंदे गुट के लिए कि अच्छा, डेडलाइन फिक्स हो गई है। हाँ, आपका कहना है डेडलाइन फिक्स हो चुकी, यानी अब जो जिन तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा था लगातार, वो आखिरकार वो तारीख का आखिरी दिन आ गया है। क्या आपको लगता है कि, मैं बहुत ही लेमैन आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं और वैसा जवाब भी चाहता हूं कि महाराष्ट्र के बाहर जो हमारे दोस्त हैं वो समझे, क्या 26 तारीख को शिंदे को डिस्क्वालीफाई करने पर मोहर लग सकती? क्या आपको लगता है कि शिंदे का केस बहुत कमजोर है, और अगर न्याय के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लॉ, चाहे कोई भी जजमेंट दे, चाहे चंद्रचूड़ दें, चाहे महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर दें, तलवार गिरनी ही गिरनी है शिंदे की कुर्सी पर? दीपक जी, शिंदे जी का केस कमजोर है, इसलिए इतने महीने से टालटाल हो रही थी। केस कमजोर न होता तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी महीने के इर्द गिर्द निपटा जा सकता था एक केस। डिस्क्वालिफिकेशन होना ही उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा कोई मेरे ख्याल से रेस्क्यू के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। केस कमजोर है, आप कह रहे हैं केस कमजोर है। जावेद साहब ये बता रहे हैं, सुधीर सूर्यवंशी साहब मुंबई से कह रहे हैं, और जो ब्रेकिंग न्यूज है इनका ये कहना है कि 26 अक्टूबर को फैसला हो सकता है, हियरिंग शुरू हो जाएगी। 26 अक्टूबर डेडलाइन थी। शिंदे साहब, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का केस कमजोर, यानी शिंदे की कुर्सी जा सकती। आपको क्या लगता है जावेद साहब, शिंदे की कुर्सी जाने का यह मतलब है कि एक और तमाचा बीजेपी को, एक और झटका 440 वोल्ट का मोदी को, शाह को? जावेद साहब 100%, क्योंकि देखिए पिछली बार 2019 के चुनाव में शिवसेना के साथ लड़के इन्होंने इनको बड़ी भारी संख्या में सीट्स मिली थी। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र, 48 में से 41, 41, 48 में से 41 सीटें मिली। लोकसभा की बात करो जी। मैं वही लोकसभा की बात कर रहा हूं। अब जब ये शिवसेना अलग हो गई है, इनमें दरार पड़ गई है, ये और बीजेपी अगर वहां सत्ता में ये इनकी सरकार नहीं रही शिंदे की वहां, तो 2024 के चुनाव में फिर इनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। एड़ी चोटी का जोर, ये सर के बल भी खड़े हो जाएंगे तो इनके लिए बड़ी वहां दिक्कत होगी। आपको क्या, जावेद साहब एक चीज, आपको क्या लगता है कि चंद्रचूड़ जैसा एक जज ना होता, पुराने वाले जज होते या कोई और जज होता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट मैनेज हो सकता था, पहले भी हुआ है, तो ये सरकार ना गिरती, ये दिन ना देखने को मिलते शिंदे को या बीजेपी को महाराष्ट्र में? क्या कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ की वजह से ये फैसला हो रहा है? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की सराहना करनी पड़ेगी कि इसके पीछे बार बार वो टोकते रहे। उन्होंने एक बार दो बार मेहनत दी और इस बार दे पुट द फुट डाउन। वो सुप्रीम कोर्ट के ही बिना पे के प्रेशर में ये जो भी होने जा रहा है या जो होने वाला है महाराष्ट्र में, वो हो रहा है। अगर छोड़ दिया गया होता सिर्फ महाराष्ट्र सरकार पे और महाराष्ट्र स्पीकर पे, तो शायद अगले 2024 के चुनाव तक कोई फैसला नहीं होता, यथास्थिति बनी रहती, ऐसी सरकार चलती रहती। जी जी, प्रोफेसर साहब, आप तो हिंदुस्तान की राजनीति देखते रहते हैं और अमित शाह और मोदी पर तो आप ग्रंथ लिख सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई, जहां चाणक्य हो, जिस प्रधानमंत्री के पास चाणक्य जैसा एक गृह मंत्री हो, वो चाणक्य महाराष्ट्र में मात कैसे खा गया? ये गच्चा कैसे खा गए? ये दांव कैसे खा गए? प्रोफेसर साहब। दीपक जी, दिनकर की दो पंक्तियां हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये जो सत्ता का नशा है, सत्ता का जो अहंकार है, उसी से वो ऑपरेशन लोटस चल रहा था। सरकारें लूटी जा रही थी, लेकिन अब तो लुटिया डूब गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। तो अब वो सारा धंधा, सारा काले बाजारी जो राजनीति की है, वो अब चौपट होने जा रही है। और इसीलिए उन्होंने अब उस शिवसेना का भी कोई लिहाज नहीं किया जिनके संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने मोदी जी की रक्षा की थी, बचाया था उनको।
उनका भी लिहाज नहीं किया। शिवसेना के साथ क्या किया, उसको भी डंप कर दिया। और पिछले चुनाव में जो उनका परफॉर्मेंस था वो शिवसेना की वजह से था। 23 बीजेपी ने जीती, 18 सीटें शिवसेना ने जीती। और शिवसेना के साथ दीपक जी हिंदुत्व के अलावा ओबीसी भी है, और अब तो शरद पवार इस खेमे में आ गए हैं। अब जो मोदी जी का ओबीसी कार्ड चलता था वो अब नहीं चलने वाला है। तो हिंदुत्व और ओबीसी दोनों में ही अगले चुनाव में मुसीबत झेलनी पड़ेगी मोदी जी को, नंबर 1। और नंबर 2, जो गद्दारी की शिंदे ने, उस गद्दारी का भी खामियाजा शिंदे प्लस बीजेपी दोनों को भोगना पड़ेगा। मैं तो सुधीर जी से पूछूंगा, गद्दारी वाली बात पर आऊंगा कि महाराज के सेंटी में एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि कलयुग के चाणक्य, द चाणक्य, मतलब जिसका जो माइंड इतना शार्प है कि जो वो बिसात बिछा देता है वो फिर बाजी ही पलट देता है, ऐसी बातें अमित शाह के लिए गोदी मीडिया कहती थी। तो क्या अमित शाह का जो चाणक्य नीति है ये सिर्फ ईडी और सीबीआई पर आधारित है? क्या अगर राजनीति की जब तलवारें आपस में खिंचती हैं तो फिर क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे उनसे मात खा गए? क्या परिस्थितियों से मात खा गए? क्या चंद्रचूड़ से मात खा गए? या सिर्फ और सिर्फ ईडी की बदौलत जो है वो चाणक्य थे? ये मैं जानना चाह रहा हूं। डेफिनेटली उन्हीं एजेंसियों के जरिए वो सारी जगह वो लूट तंत्र चल रहा था, सरकारें गिराई जा रही थी, विधायक खरीदे जा रहे थे, ये खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा था, डराया जा रहा था लोगों को। और वही मोदी जी जो आरोप लगा रहे थे अजीत पवार पर कि अब वो जेल जाएंगे और वही 7वें दिन आकर के डिप्टी सीएम हो जाते हैं, तो पूरा जो खेल है अब वो बदल चुका है, एक्सपोज हो चुका है, जिसमें उन्होंने जो पूरा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसके जरिए जो वो कर रहे थे, प्रलोभन जो दे रहे थे, वो मुझे लगता है कि अब खेल खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो शिकंजा कसा है और जो इस समय जनता का दबाव है, जो माहौल है, उसने और ज्यादा परेशानियां पैदा कर दी हैं बीजेपी के लिए। जी सुधीर भाई, खेल खत्म हो रहा है, गच्चा खा गए, दांव खा गए। आप बीजेपी को भी फॉलो कर रहे हो, आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स भी देख रहे हो। व्हाट वेंट रॉन्ग? अमित शाह से कहां गलती हो गई? मोदी और अमित शाह की मतलब वो कौन सी नीति थी जो उल्टी पड़ गई? दांव कहां उल्टा पड़ा? मैं ये जानना चाह रहा हूं, कहां पर बुनियादी मिस्टेक हुई है, संक्षेप में। देखो दीपक जी, जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई और एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया, उस टाइम में मेरे ख्याल से हिंदुत्व की दो आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, साथ में आके लोगों ने कहा कि चलो भाई ठीक है, चलता है, ऐसा दो आइडियोलॉजिकल सेम पार्टी रहे। लेकिन जिस अजित पवार के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में बहुत बड़े एलिगेशंस किए थे सिंचाई घोटाला और महाराष्ट्र स्टेट बैंक के घोटाले के बारे में, वही अजित पवार दूसरे दिन उन्होंने शपथ ली, तो उसकी वजह से ना ही कॉमन पब्लिक बल्कि बीजेपी का जो हार्डकोर आरएसएस का जो वोटर है, जो बेस है, जो कार्यकर्ता है, वो डिस्टर्ब हो गया। तो उनको लगा कि ये कोई ना खाऊंगा ना खाने वाली लड़ाई है, ये सिर्फ मेरे ख्याल से सत्य की लड़ाई, उनको भी समझ में आ गया महाराष्ट्र में। जी जावेद साहब, आपको क्या लगता है कि मोदी और अमित शाह ने जो भी उन्होंने फैसले लिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार तो अपनी बना ली, ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो एक सीमेंट की तरह उन्होंने एक अपना एक कोलिशन बनाया था कांग्रेस के साथ, उसको उन्होंने तोड़ा, ये बात सच है, लेकिन वो सरकार भी चला नहीं पाए। और अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो कर्नाटक में यही अमित शाह और मोदी ने सबसे पहले ईडी और इनकम टैक्स की मदद से सरकार गिराई थी, तोड़ी थी, और अपनी सरकार कर्नाटक में स्थापित करी थी, और बुरी तरह हार गए कर्नाटक में। हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी दोबारा शिवराज सिंह चौहान को लाया गया, कमलनाथ की सरकार गिराई गई, वहां भी सरकारी एजेंसियों का प्रयोग हुआ, वहां पर दुरुपयोग हुआ। आपको लगता है कि ये जो ईडी और सीबीआई से विधायक तोड़ने का जो खेल चल रहा था, ये बूमरैंग हुआ है? इस तरह की पॉलिटिक्स, तोड़ फोड़ की, छापों की, ये पब्लिक स्वीकार नहीं करती, जनता को ये पसंद नहीं है, और ये मैंडेट से खिलवाड़ था। और क्या इसकी कीमत अब चुकानी पड़ रही है मोदी को? दीपक जी, ये जो तोड़ फोड़ की सरकार आती है ना, वो हमेशा वो यही एंड उसका होता है, तोड़ फोड़ से ही जाती है। तोड़ फोड़ से नहीं, उसको फिर जनता बाहर कर देती है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, जनता के मत का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो जनता से वोट लेके उस
या आती मैंडेट लेके, ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। और कभी भी तो आप फौरी तौर पर सक्सीड कर दे सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन ज्यादातर जगहों पे ये वहां मुंह की खानी पड़ती है। नहीं तो ये बात फिर अमित शाह ने क्यों नहीं सोची, या मोदी जी ने क्यों नहीं सोची कि अगर इतिहास साक्षी है कि जी सबसे पहले उनको हिसाब किताब, उनको उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना था। उनको ऐसा कैसे हो सकता है साहब कि हिंदुस्तान के बादशाह के खिलाफ आप अपनी आवाज उठा दें, आप हिंदुस्तान के चाणक्य के खिलाफ खड़े हो जाएं, आप आंख से आंख मिला के बात करने की जरूरत करें। आप ऐसा करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे पास अंतर है, तंत्र है, ईबीआई है, सीबीआई है, ईडी है, सब है, हम इस्तेमाल कर देंगे। तो फौरी तौर पे तो आप कर सकते हैं जोर जबरदस्ती से, लेकिन अल्टीमेटली जब जनता पे बात आती है तो जिसके पास आधार होता है उसी की जय जयकार होती है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लगता है कि जैसे कर्नाटक अगर हम देखें तो वहां डीके शिव कुमार, जिनको साउथ का कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह कहा जाता है कांग्रेस का, डीके शिव कुमार को पसंद नहीं करते थे, मोदी जी भी पसंद नहीं करते थे उनकी पॉलिटिक्स को, अमित शाह भी पसंद नहीं करते। तो डीके शिव कुमार से कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा था, छापे पड़े, जेल भी भेजा। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे रास नहीं आए पहले दिन से मोदी और अमित शाह के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज जो उद्धव ठाकरे की थी राइट फ्रॉम 2014, वो खटपट होता रहा। क्या ईगो के टकराव में, क्या अहम के टकराव में सरकारें गिरा दी जाती हैं? भले ही हमको ये पता हो, जैसा जावेद साहब कह रहे हैं, कि इसका लॉन्ग टर्म में इसका जो परिणाम होता है उल्टा होता है। तो क्या आप मानेंगे कि ये एक तरह से अपने हाथ जला लिए इन लोगों ने, और इनको पता था कि क्या हश्र होगा अमित शाह और मोदी को? हाँ, पता जरूर रहना चाहिए, क्योंकि वो शिवाजी की धरती है, डॉक्टर अंबेडकर की भी धरती है। लेकिन जो गुजरात बना महाराष्ट्र वाला इशू रहा है पुराना, वो फिर से सामने आ गया। और बाला साहब ठाकरे के वारिस को और उनकी पूरी पार्टी को इस तरह से चैलेंज करना, उस सत्ता के अहंकार में, वो भारी पड़ जा रहा है मोदी जी को। वो भूल गए थे हम कि किसके साथ हम ये करने जा रहे हैं। तो वहां पूरे शिवसेना को आपने तोड़ा, और जो उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे, उनको भी किनारे लगा दिया। यहाँ पर वो अहंकार नहीं चल पाएगा, जो मुझे लगता है महाराष्ट्र की। डॉक्टर साहब क्या कहें कि जब आदमी सत्ता का दूध पीता है, सत्ता का दूध जब आप पीते हैं तो बिल्ली की तरह की आंख बंद कर लेते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता फिर? डेफिनेटली। और ये खास करके मोदी जी और अमित शाह दोनों लोगों की ये कार्यशैली है। उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, वो अपने पास लाए, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। ये गलती उन्होंने महाराष्ट्र में कर दी। ये और दूसरे राज्य नहीं है, या दूसरे और नेता नहीं है, दूसरी और पार्टियां नहीं है जिनको आपने दबोच लिया और आपने उनको भीगी बिल्ली बना करके छोड़ दिया। यहाँ वो पैच उल्टा पड़ जा रहा है, वो दाव उल्टा पड़ जा रहा है। और इसीलिए अब आने वाले वक्त में देखिएगा कि कैसे मुकाबला करते हैं, क्योंकि शिवसेना हो या शरद पवार हो, वो जो गेम खेलने जा रहे हैं वहां पे, वो होगा गुजरात बना महाराष्ट्र का। शिवसेना को बड़ी बात है गुजरात। मैं इसी पे आ रहा हूँ सुधीर भाई, लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस है, लास्ट एक सवाल पूछने का वक्त ही बचा है। ये जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, ये सही बात है कि पहले कई प्रोजेक्ट्स ले गए इलेक्शन, जब गुजरात इलेक्शन हो रहा था हमने देखा सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट, और वो फिर एयरबस बोइंग वाला प्रोजेक्ट, कोई नागपुर से गया, कोई पुणे से गया। महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट मोदी जी रातों रात गुजरात ले गए, और भी बहुत से ऐसे फैसले हुए। आपको लगता है, क्योंकि आप मुंबई में हैं, महाराष्ट्र घूमते रहते हैं, पॉलिटिकल पल्स को समझते हैं, क्या आज की तारीख में महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात इस तरह का कोई सेंटिमेंट है आज की तारीख में? दीपक जी, ये बिल्कुल है। महाराष्ट्र और गुजरात की जो लड़ाई है अस्मिता की, ये नई लड़ाई नहीं है। छत्रपति शिवाजी के महाराज के टाइम से चली आ रही है लड़ाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत की लूट की थी, एक बार नहीं 4 बार किया था। वो सिर्फ लूट इसलिए किया था कि यहाँ का जो गरीब किसान है, मजदूर है, उनको खाने के लिए अनाज नहीं था, और सूरत में बड़ी बड़ी महलें थी, बड़े बड़ा कारोबार था। नहीं, आज क्या स्थिति है? आपने पृष्ठभूमि तो बता दी। आज आपको वही मैं दोहराना चाहता हूँ। उसके बाद में मोरारजी देसाई के टाइम पे भी हुआ था, जब महाराष्ट्र गुजरात से अलग हुआ था। वही चीज हुई थी 2019 में भी। आपको याद होगा, जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था तो शरद पवार ने काफी अच्छी लाइन कही थी प्रेस पर, वो बार बार कहते थे कि अमित शाह को सरकार बनाने का और गिराने का काफी बड़ा अनुभव मैंने ऐसे पढ़ा है और देखा है। मैं वो
चीज महाराष्ट्र में देखना चाहता हूँ। उन्होंने बार बार चैलेंज दिया अमित शाह को, तो आप सरकार बनाई कैसे बनाते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को अपने साथ ले नहीं पाई, सरकार बना नहीं पाई, उसके बाद उन्होंने महाविकास आघाड़ी का संगठन किया और सरकार बनाई। वो रिवेंज लेने के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई, लेकिन रिवेंज का उल्टा परिणाम महाराष्ट्र के लोगों में हो रहा है। उसका मेरे ख्याल से अलग तरह से लोग ले रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर गुजराती लोग अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए जो इलेक्शन जो है प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र बनाम गुजराती हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। वैसी मेरे ख्याल से उसकी वैसे सोशल बैकग्राउंड भी है जी। जावेद भाई, आखिरी सवाल आपसे ही है, आपको क्या लगता है कि चलिए पूरी कहानी हमने सुन ली कि अब शिंदे साहब गलतियां कर बैठे, उस गलतियों का हिसाब किताब होने जा रहा है, डे ऑफ जजमेंट आ रहा है धीरे धीरे, और डे ऑफ जजमेंट से कोई बच नहीं पाता। जो भी दुनिया में पैदा हुआ है तो उसको डे ऑफ जजमेंट का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है 2024 में महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी गले की हड्डी होगी, जहां से मोदी जी 40 सीटें, 41 सीटें ले गए 2014 में, 41 सीटें ले गए 2019 में, 40 सीटें माने रखती हैं। क्या महाराष्ट्र में मोदी के फैसले भारी पड़ने वाले हैं और 2024 में मोदी जी को महाराष्ट्र जो है वो सताने जा रहा है? महाराष्ट्र और बिहार दो ऐसे स्टेट हैं जहां से बिहार में 40 में से 39 सीटें थी एनडीए के पास नीतीश कुमार के साथ से, और यहाँ 41 थी 48 में से। इसकी भरपाई कोई चाणक्य जी बता दें कि ये कहाँ से होगी। हर जगह तो मैक्सिमम सीटें ही हैं, हमारे आपके स्टेट में 64 सीटें हैं, 70 दे दीजिए जी। लेकिन ये जो सीटें हैं जो इनका नुकसान होगा कहाँ होगा? तो ये लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। नहीं, मैं समझ गया। आपने एक बड़ी बात कही, आपने एक चीज और दे दी। इस 41 में 41 प्लस 39 यानी 41 सीट महाराष्ट्र की, 39 सीट बिहार की, टोटल 80 हो गया। 80 सीटें फंस गई बदले की भावना में, ईडी सीबीआई के चक्कर में। अब ये कहाँ होगी? अब ये ईडी पूरा करेगी, सीबीआई पूरा करेगी, इनकम टैक्स पूरा करेगा, कौन किसके खाते में से आएगी और कहाँ से आएगी? क्योंकि हर जगह तो मैक्सिमम है, जहाँ 80 हैं उसमें 85 तो नहीं आ सकती, मैक्सिमम 80 ही आएंगी। तो ये कहाँ से भरपाई होगी? भरपाई कहाँ से? प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल आपसे है। 80 सीटों की भरपाई, 80 सीटें फंसा दी, अब 543 में अगर 272 का बहुमत है, मेजॉरिटी मार के, तो 70-80 सीटें माने रखती। इसमें तो मैंने अभी बंगाल को नहीं जोड़ा है, इसमें मैंने कर्नाटक नहीं जोड़ा है, इसमें मैंने जो मध्य भारत के कई राज्य जहां बहुत अच्छी स्थिति नहीं, वो नहीं जोड़ा, हरियाणा नहीं जोड़ा, कई राज्य नहीं जोड़े। ये जो 80 सीटें हैं जहां नुकसान हो रहा है, और भी बहुत जगह नुकसान हो रहा है, आपको क्या लगता है कि मोदी जी क्या एक बहुत मुश्किल जमीन पर खड़े हैं? क्या मोदी का रथ आपको साफ फंसता हुआ दिख रहा है? डेफिनेटली। और ये सिर्फ इन अंकों का सवाल नहीं है कि 80 सीटें फंस गई हैं, बल्कि एक नैरेटिव का सवाल है। मोदी जी 3 मुद्दों पर इंडिया अलायंस का मुकाबला करना चाहते थे, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जो उनका परिवारवाद। अब आप भ्रष्टाचार पर कैसे लड़ेंगे जब आपने अजीत पवार को शामिल किया, या जो पूरा शिंदे गुट है वो कैसे आया? आपका एक नैरेटिव खत्म हो गया, बाकी 2 नैरेटिव भी उस तरह से नहीं चल पा रहे। तो एक नैरेटिव खड़गे ने खत्म कर दिया, परिवारवाद। बिल्कुल, राहुल गांधी ने वो खत्म कर दिया उनका खेल। अब बचा तुष्टीकरण का, तो उसे जाति जनगणना ने खत्म कर दिया। तो तीनों तो नैरेटिव ध्वस्त हो गए नरेंद्र मोदी के। और बड़े जो स्टेट्स हैं वो बीजेपी के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही अभी जो लड़ाई चल रही है वो माना जा रहा है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा, लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, दूसरे नंबर का स्टेट है। बिहार में आप देख लीजिए, बंगाल की आपने बात की, कर्नाटक की बात की, बचा क्या है मोदी जी के पास? वो 26 सीटों वाला गुजरात, क्या उसके बलबूते वो चुनाव मैदान में जाएंगे? तो अब तो स्थिति यह है कि 200 अगर वो क्रॉस कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी इस लोकसभा चुनाव में। आपका नैरेटिव खत्म हो गया, तो आप कैसे लड़ेंगे? और उसमें भी हिंदुत्व की एक बड़ी ताकत आपके अगेंस्ट खड़ी हो, और वो ये कह रही हो कि असली हिंदू धर्म क्या है, उस पे आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? और ओबीसी कार्ड तो चल ही रहा है इंडिया अलायंस का।
डॉक्टर साहब कहीं आपकी बातें जो है ना एक एक करके जो आपने तर्क दे के चाणक्य वाकई ना सुन लें, आप सोने नहीं देंगे मुझे लग रहा है। और एक बात जो निकल कर आ रही है आप तीनों से कि जैसे सुधीर जी ने बताया महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात सेंटीमेंट है, जावेद साहब कह रहे हैं बाल पक गए रिपोर्टिंग करते करते, 45-40 साल निकल गए रिपोर्टिंग करते करते पॉलिटिकल। इनका कहना है कि साहब बड़ा मुश्किल है, ये जो सीटें फंस गई हैं इनकी भरपाई कहां से होगी, महाराष्ट्र में जो हारेंगे या बिहार में जो झटका खाएंगे वो सीटें लाएंगे कहां से। और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि साहब क्या 26 सीटों वाला गुजरात ही जो है नाव पार कराएगा। बहुत से ऐसे सवाल हैं। और मैंने अभी ओबीसी की बात नहीं करी, मैंने और बहुत से एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं करी, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है डबल एंटी इनकम्बेंसी। तो बहुत सी दुश्वारियां हैं, उन दुश्वारियों के बीच में कहीं ना कहीं दलदल में रथ फंसता जा रहा है। और जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि क्या 200 पार कर पाएंगे नरेंद्र मोदी इस बार 24 में, ये बहुत से बड़े सवाल हैं। और मुझे लगता है कि 26 तारीख का हमको इंतजार होगा। और मैं दोस्तों से कहूंगा कि 26 तारीख को हम जरूर अपडेट करेंगे। 26 अक्टूबर एक इंपॉर्टेंट डेट है जहां तक हिंदुस्तान की सियासत की बात है। आप तीनों मेहमान आए, तीनों अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं, आपने समय निकाला, खुलकर बात करी। और सबसे बड़ा मैं सलाम इसलिए करूंगा, आज के दौर पे कैमरे पर खुलकर बोलना, दिल की बात कहना, ये बड़ी बात है। तो so nice of you joining this program. Thank you so much, sir.